हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में भी वर्ड्स में फीमेल इस क्रॉस का रिजल्ट। हेलो बच्चों, 12th बोर्ड सीरीज में स्वागत है आपका। ये हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं बायोलॉजी के। पिछले दो वीडियो में हमने आपको बता दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जेनेटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके देख रहे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और आगे भी आने का चांस है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रॉसिंग के ऊपर बेस्ड। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे टॉपिक में 2 मार्क्स 3 मार्क्स करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो सारा क्वेश्चन आज करने वाले हैं हम लोग। जैसे इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, यानी कि एक मेल है जिसकी ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है। इज मैरिड विथ अ वुमन, मतलब फीमेल के साथ इसकी क्रॉसिंग भी है और इसकी बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप। दे हैव ए सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप। इसकी अगली जनरेशन हुई और एक मेल अगले जनरेशन में आया जिसकी ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप, एंड डॉटर विथ ब्लड ग्रुप ओ। तो एक ही साथ हमें इसमें लिख लेना चाहिए। अगले जनरेशन के 2 इंडिविजुअल लिख लेता हूं मैं। एक तो सन है मतलब मेल और इसकी ब्लड ग्रुप इसने बोला है ए बी, ए बी, और डॉटर है जिसकी ब्लड ग्रुप है ओ, डॉटर विथ ब्लड ग्रुप ओ। वर्क आउट द क्रॉस एंड सो द पॉसिबिलिटी ऑफ सच इनहेरिटेंस। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ए बी ब्लड ग्रुप रहे तो वहां से शुरू करना चाहिए हमें। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल स्टार्ट से शुरुआत करो। यहां पर जैसे सन की ए बी ब्लड ग्रुप है या ओ ब्लड ग्रुप रहे, यहां से शुरू करो। आप इसकी जीनोटाइप लिखना शुरू करो। तो हम लोग इसकी जीनोटाइप यहां सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो जीनोटाइप यहां पर ओ ब्लड ग्रुप की होगी, इसमें दोनों के दोनों रिसेसिव एलील होंगे, रिसेसिव एलील होंगे, और ये दोनों रिसेसिव एलील आया होगा एक फादर से और एक मदर से, यानी निश्चित रूप से दोनों में एक एक प्रेजेंट होगी रिसेसिव एलील। और साथ में बोला जा रहा है सन है जिसकी ब्लड ग्रुप है ए बी, ए बी कोडोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दोनों के दोनों एलील डोमिनेंट वाले ही होंगे। इसमें से एक आया होगा ए ब्लड ग्रुप वाले से, एक आया होगा बी ब्लड ग्रुप वाला से। ए ब्लड ग्रुप फादर है, यानी कि इसमें गैमीट जो बना होगा, जो सन में आया होगा, वो आई ए वाला आया होगा, और जो बी ब्लड ग्रुप है इससे आई बी आया होगा, डोमिनेंट एलील। यानी कि हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट कर लिए कि ये जो फादर है इसकी ए ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप IAIO है, हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में है, जबकि मदर जो फीमेल है यहां पर ये भी हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में है, बी ब्लड ग्रुप के IB और IO जीनोटाइप इसकी होगी। तो हमें इसी को रिप्रेजेंट कर देना है, इसी को बोला जा रहा है वर्क आउट द क्रॉस। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, वर्क आउट ए क्रॉस ऑफ क्रॉस टू फाइंड द जीनोटाइप। इसी तरीके का क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे हैं। ऑफ टॉल पी प्लांट नेम द टाइप ऑफ क्रॉस।
तो देखो, कोई सा भी क्रॉस जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप को पहचानने के लिए बताया जा सके, उसका नाम होता है टेस्ट क्रॉस। तो ये जैसे पूछा जा रहा है, वर्क आउट ए टेस्ट क्रॉस टू फाइंड द जीनोटाइप, तो जीनोटाइप को पहचानने के लिए बोलेंगे टू फाइंड जीनोटाइप। हमें क्या करना चाहिए? तो हमें टेस्ट क्रॉस करना चाहिए, ठीक है, हमें टेस्ट क्रॉस करना चाहिए। टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं? तो इट इज क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड homozygous recessive parent। अब क्वेश्चन में ये है कि जीनोटाइप पहचानिए टॉल पी प्लांट वाले की। तो देखो इधर, यदि कोई टॉल वाला पी प्लांट हो और इसकी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दी जाए, होमोजाइगस रिसेसिव ऐसे हो गया, और अगले जनरेशन में सारे के सारे टॉल हो जाएं, ऑल टॉल प्लांट्स, तो हमें समझ लेना है कि ये जो पेरेंटल टॉल है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी ये कैपिटल टी वाला होगा। और यदि इस क्रॉस का रिजल्ट पेरेंटल टॉल वाले को क्रॉस कराया जाए होमोजाइगस रिसेसिव से, और यहां पर टॉल और ड्वार्फ की रेशियो, टॉल एंड ड्वार्फ 50-50% में बन जाए, 1:1 के रेशियो में बन जाए, तो हमारा आंसर होगा कि पेरेंटल टॉल हेट्रोजाइगोटिक होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो इस तरीके से किसी भी जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, उससे पता चल जाता है। तो बहुत सारे जीनोटाइप को पहचानने के लिए या रेशियो को पहचानने के लिए भी हमें सिर्फ थ्योरेटिकली यदि ये पता हो कि टेस्ट क्रॉस से कर सकते हैं, तो बिना कैलकुलेशन के भी हम ये निकाल सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलनेस ऑफ pea plant is dominant trait when a pure line tall का मतलब हो गया कैपिटल टी की क्रॉसिंग कराई गई है, is crossed with pure line dwarf मतलब एक टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है। What fraction of tall plant in F2 shall be heterozygous, give reason। तो ये एक टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें F1 हाइब्रिड हेट्रोजाइगोट होती है, और इसकी यदि सेल्फिंग करा दी जाए, सेल्फिंग ऑफ F1 का मतलब हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी को इसी के साथ क्रॉस करा दिया जाए, तो यहां से जो अगली जनरेशन हमारी बनेगी, इसे पनेट स्क्वायर में हमेशा रिप्रेजेंट करना चाहिए। मेल और फीमेल गैमीट को मैं रिप्रेजेंट कर दूं इधर, तो इसकी दो गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी और इसकी दो गैमीट को मैं इधर लिख रहा हूं।
तो यहां से 4 में से 3 प्लांट टॉल वाले होते हैं और एक ड्वार्फ वाला होता है। इसमें से जो होमोजाइगस टॉल है वो एक है, जबकि हेटेरोजाइगस टॉल यहां पे 2 है और ये है ड्वार्फ। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हमारे से, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टॉल प्लांट इन F2 शैल बी हेटेरोजाइगोट। टोटल 4 में से 2 प्लांट, ये वाला और ये वाला, हेटेरोजाइगोट है, मतलब 50% है। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट और ये है 2, टोटल है 4, इसलिए फ्रैक्शन की बात कर ले हम लोग। फ्रैक्शन तो 2/4 दैट इज हाफ। इसको परसेंट के टर्म में यदि लिखा जाए तो 50%, और क्वेश्चन फ्रैक्शन में बोला जा रहा है, इसलिए फ्रैक्शन इसकी 0.5 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ये 0.5 फ्रैक्शन में हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लियोट्रॉपी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस and polygenic inheritance made by Mendel explain with the help of one example for each। ठीक है, तो देखो प्लियोट्रॉपी कहते हैं कि जब कभी भी वन जीन कंट्रोल 2 और मोर ट्रेट, तो इसे बोला जाता है प्लियोट्रॉपी। अब हो सकता है किसी एक कैरेक्टर को ज्यादा कंट्रोल करे, किसी एक को कम करे। यदि ज्यादा करे तो मेजर इफेक्ट, और कम कर ले तो सेकेंडरी या माइनर इफेक्ट कहते हैं। जैसे इसका बढ़िया एग्जाम्पल है कि सिंगल जीन ऑफ पी प्लांट कंट्रोल सीड size and seed shape। एक ही जीन से कंट्रोल होती है दोनों। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सीड की शेप तो लिया था, सीड का साइज नहीं लिया था, लेकिन प्लियोट्रॉपी का ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं यहां पे जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में कोई प्लांट या एनिमल या कोई सा भी ऑर्गेनिज्म रहे, तो वो होमोजाइगोट डोमिनेंट से डिफरेंटली अपनी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। जैसे एक इसका एग्जाम्पल ही पहले लिख देता हूं, स्नैपड्रैगन प्लांट की फ्लावर कलर, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन प्लांट। इसमें यदि दोनों एलील डोमिनेंट कंडीशन में होती है तो ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। ये क्वांटिटेटिवली इनहेरिट होती है। क्वांटिटी प्रोटीन की इस जीन से ज्यादा बनेगी यदि होमोजाइगस डोमिनेंट में होगा, इसलिए ये रेड कलर की फ्लावर हो जाती है।
और हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में थोड़ा कम बना तो लेस एफिशिएंट होगा, इसलिए रेड की जगह ये पिंक कलर प्रोड्यूस कर लेता है। और यदि एक भी डोमिनेंट ना रहे तो व्हाइट कलर की फ्लावर हो जाती है। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, क्योंकि यहां पर हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में प्रोटीन जो होता है लेस एफिशिएंट हो जाती है, और इसी प्रोटीन से एंजाइम बनता है, तो बोलेंगे लेस एफिशिएंट एंजाइम बन जाती है, लेस एफिशिएंट एंजाइम, इसलिए इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, और इसी का नाम होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस में ये होता है, कोडोमिनेंस की बात यदि कर ले हम लोग, तो इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, एक मिनट, कोडोमिनेंस, तो इसमें दोनों एलील डोमिनेंट हो जाती है, बोथ द एलील्स आर डोमिनेंट, और होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो बोलेंगे बोथ द एलील्स आर डोमिनेंट in heterozygous condition। जैसे AB ब्लड ग्रुप में, AB ब्लड ग्रुप की बात यदि कर लें, तो AB ब्लड ग्रुप में जीन प्रेजेंट होती है IA IB, और इस कारण से यहां पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होती है, A और B, बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट, और इसलिए ऐसे कंडीशन में जीन हो जाती है AB, इसकी ब्लड ग्रुप हो जाती है AB टाइप। तो यहां हमें बताना है प्लियोट्रॉपी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये मैंने बता दिया, और साथ में अब एक और करना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो, बोलेंगे वन कैरेक्टर या वन ट्रेट, वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर जीन। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है ह्यूमन का स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, ये कंट्रोल होता है, कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ एलील, एलील के 3 पेयर से कंट्रोल होती है, जैसे कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल C यदि इस तरीके से प्रेजेंट हो तो ये मेलानिन पिगमेंट के अमाउंट बहुत ज्यादा बनाता है, और इसलिए स्किन कलर डार्क हो जाती है। और यदि ये सारे रिसेसिव कंडीशन में होगी तो एल्बाइनो या ल्यूकोडर्मा स्किन का कलर बिल्कुल व्हाइट सा हो जाएगा, मतलब स्किन कलर होगा ही नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, तो जब कभी भी एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो कोई कैरेक्टर तो इट इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक बारी क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। तो क्वेश्चन हमारे पास ये था, हाउ डू प्लियोट्रॉपी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस
मेड बाय मेंडल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। लिख लिए हम लोग एग्जाम्पल इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए कपल विथ ब्लड ग्रुप ए एंड बी respectively have a child with blood group O. Work out a cross to show how it is possible and probable blood group that can be expected. Expected in their other offspring. तो ये पहले, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे, वही क्वेश्चन है। बोल रहे हैं ब्लड ग्रुप ए है, तो ए ब्लड ग्रुप की दो कंडीशन हो सकती है कि ये होमोजाइगोटिक डोमिनेंट में भी हो सकता है और ये हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में भी हो सकता है, ये ए ब्लड ग्रुप वाला। इसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप जो होगी ये भी दोनों कंडीशन में हो सकता है, आईबी आईबी या आईबी आईओ। लेकिन अब अगले जनरेशन की ब्लड ग्रुप से हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा। तो लिखा है यहां पर हैव ए चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ओ। ओ ब्लड ग्रुप जैसे ही होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जीनोटाइप आईओ आईओ, और ये दोनों जीनोटाइप निश्चित रूप से वहां से आएगा जहां पर कि हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में है। यानी कि यहां पर आई बी आई ओ ये वाला करेक्ट है और आई ए आई ओ करेक्ट है। ये नहीं हो सकती है होमोजाइगोटिक कंडीशन में, तभी हो सकता है ये ब्लड ग्रुप ओ। अब क्वेश्चन में साथ में ये है कि और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो इसके दोनों गैमीट आई ए आई ओ और इसके दोनों गैमीट आई बी आई ओ, इसको पनेट स्क्वायर में बना के दिखाया जा सकता है कि इसके अलावा अगली जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग आए हैं वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। तो यहां पर हम लोग पहले लिख लेते हैं ये वाला आई ए आई ओ, ये वाला आई बी आई ओ। तो ब्लड ग्रुप ये बन गई आई ए आई बी, यानी ए बी ब्लड ग्रुप। आई बी आई ओ का मतलब हो गया बी ब्लड ग्रुप, आई ए आई ओ ए ब्लड ग्रुप, और दोनों रिसेसिव कंडीशन में हो जाए तो ब्लड ग्रुप ओ होगी। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैं बता दिया था। इसे दोबारा, मतलब इस तरीके का ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो देखो इधर, ह्यूमन पॉपुलेशन में जो ब्लड ग्रुप होती है, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन 4 डिफरेंट टाइप की होती है कॉमनली, ए बी और ओ टाइप। अब ये तभी पॉसिबल है जब इसमें एक मल्टीपल एलिलिज्म की कंडीशन हो जाए। मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है? मल्टीपल एलिलिज्म बोलेंगे जब किसी कैरेक्टर को कम से कम 3 या उससे ज्यादा एलील से कंट्रोल किया जाए, और ये पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। तो मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब हुआ वन कैरेक्टर is controlled by 3 or more alleles। जैसे ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन में है, इसकी 3 एलील होती है, आई ए आई बी और आई ओ। इसमें से आई ए आई बी ये डोमिनेंट होता है,
और ये वाला रिसेसिव होता है, रिसेसिव होता है। अब इसकी कॉम्बिनेशन यदि बनाई जाए, मतलब इसके जीनोटाइप यदि बनाए जाए, तो टोटल कॉम्बिनेशन इसमें 6 पॉसिबल है, जैसे IA IA, IA IO, IB IB, IB IO। इनमें से IA 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 IO वाला A ब्लड ग्रुप होगा और ये दोनों B ब्लड ग्रुप होगी। हेट्रोजाइगोटिक डोमिनेंट कंडीशन में AB ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि ये एंटीजन, यहां पर जो एंटीजन बनती है इन जीन से आरबीसी के सरफेस पर, ए ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ए बनाता है, बी ब्लड ग्रुप वाला बी, जबकि ए बी वाला ए भी बना लेता है, बी भी बना लेता है। लेकिन 6 नंबर जो रिसेसिव कंडीशन में जीनोटाइप होगी, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं बन सकता है, और एंटीजन नहीं बने तो इसकी ब्लड ग्रुप ओ हो जाती है। तो यहां जैसे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप, तो मल्टीपल एलेलिज्म यही है जेनेटिक बेसिस ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अभी तुरंत हम लोग यहां पे पढ़े थे कि जब कभी भी 2 और मोर देन 2 जीन कंट्रोल सेम कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। एक बारी मैं दिखा देता हूं फिर से। ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कि 1 कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर जीन। ह्यूमन के स्किन कलर जो 3 पेयर ऑफ एलील से कंट्रोल होती है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ आर प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस। तो प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस भी डिस्कस अभी किए थे कि जब कभी भी कोई एक जीन, मतलब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ठीक अपोजिट है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लियोट्रॉपी कहते हैं जब कभी भी कोई एक जीन 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया था कि गार्डन पी प्लांट में सीड का शेप और सीड की साइज सेम जीन से कंट्रोल होती है। ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। इनहेरिटेंस, हाउ आर प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस डिफरेंट फ्रॉम पॉलीजेनिक पैटर्न ऑफ। और पॉलीजीन ठीक उल्टा है। पॉलीजीन का मतलब क्या हुआ, 2 और मोर जीन कंट्रोल सेम कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर। और इसका उल्टा प्लियोट्रॉपी है, 1 जीन कंट्रोल 2 और मोर कैरेक्टर। बिल्कुल उल्टे एक दूसरे का कैरेक्टर, तो इसको प्लियोट्रॉपी बोल देंगे। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। वर्क आउट ए क्रॉस up to F2 generation between 2 pure breed pea plant, one bearing violet flower and other white flower। तो ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है। कैरेक्टर इसमें टॉल की जगह फ्लावर कलर ले लिया था मेंडल ने। तो वायलेट के लिए यदि हम लोग यहां पे V से रिप्रेजेंट कर दें, प्योर का मतलब हो गया होमोजाइगस कंडीशन। वर्क आउट ए क्रॉस अप टू F2 जनरेशन बिटवीन 2 प्योर ब्रीड पी प्लांट, वन बियरिंग वायलेट। ये वायलेट कलर वाला है, और स्मॉल v ले लेते हैं जो व्हाइट फ्लावर वाली प्लांट है। इसकी F1 जनरेशन जो होगी कैपिटल V स्मॉल v, और वो भी वायलेट कलर की ही होगी, वायलेट कलर की होगी। इसके गैमीट की बात कर ले तो 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट बन गए इसमें। और इसकी सेल्फिंग यदि करा दी जाए, सेल्फिंग ऑफ F1,
का मतलब हुआ कैपिटल वी स्मॉल वी की क्रॉस करा दी गई कैपिटल वी स्मॉल वी के साथ ही। तो यहां से F2 जनरेशन की फॉर्मेशन होगी, जिसमें से एक गैमिट कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल वी स्मॉल वी। तो ये कैपिटल वी कैपिटल वी कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी, ये वाला व्हाइट फ्लावर हो गया। अब बाकी सारे वायलेट वायलेट, यानी 4 में से 3 फ्लावर वायलेट वाले हो गए। यानी इसकी F2 फिनोटिपिक रेशियो की बात कर लें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे 3:1 होती है वही आ गया, 3 वायलेट और 1 व्हाइट फ्लावर। ये इसका ए वाला पार्ट हो गया। अब इसके बी वाले पार्ट में जाते हैं। बी वाले पार्ट में क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंट लॉ ऑफ मेंडल दैट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम सच क्रॉस। अच्छा, यहां पे ये है मेंशन दिस टाइप ऑफ क्रॉस, इसको क्या कहते हैं? तो इसका नाम रख लेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये मैंने बता दिया था अभी। और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें मेंडल ने यह बताया था कि सेल्फिंग ऑफ F1 से, जो कि वायलेट कलर की फ्लावर कंटेन करता है, वायलेट वायलेट, ये कैसे व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस कर दिया? वायलेट से तो वायलेट होना चाहिए, तो वायलेट से व्हाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कि निश्चित रूप से जो F1 हाइब्रिड प्लांट है उसमें व्हाइट फ्लावर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। तो मेंडल ने एक पोस्टुलेट दिया, एक स्टेटमेंट दिया कि एक कैरेक्टर 1 पेयर फैक्टर से कंट्रोल होती है। दूसरा इसने बोला कि यदि वो दोनों एक साथ प्रेजेंट रहे तो दोनों के दोनों एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, कोई एक ही एक्सप्रेसिव होगा। तो पहला पोस्टुलेट था लॉ ऑफ डोमिनेंस में। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस 2 पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड है। क्या है पोस्टुलेट वो? तो वो पोस्टुलेट पहला है एवरी ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 1 पेयर ऑफ फैक्टर, 1 पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। और दूसरा इसने स्टेटमेंट पोस्टुलेट दिया था कि यदि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहे तो कोई एक ही एक्सप्रेसिव होगा। इन हेटेरोजाइगस only 1 factor is expressive, only 1 factor is expressive। और इसका नाम ही उसने रख दिया डोमिनेंट। और जो एक्सप्रेसिव नहीं हुआ उसका नाम रख दिया रिसेसिव। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने 3 लॉ दिया था। उसमें से पहला लॉ 2 पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड था। पहला पोस्टुलेट था कि हर एक कैरेक्टर कंट्रोल होती है 1 पेयर यूनिट फैक्टर से, और दूसरा पोस्टुलेट था लॉ ऑफ डोमिनेंस का कि यदि वो दोनों डिफरेंट कंडीशन में प्रेजेंट हो, हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में प्रेजेंट हो, तो दोनों में से कोई एक एक्सप्रेसिव होगा। जो एक्सप्रेसिव होगा उसे डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेसिव नहीं होगा उसे रिसेसिव कहेंगे। दूसरी लॉ मेंडल ने जो दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर, वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसमें इसने ये बताया था कि यदि हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में प्रेजेंट है कोई यूनिट फैक्टर, तो जब गैमीट बनाने लगता है तो गैमीट 100% प्योर फॉर्म में सेपरेट होके बनती है, इंटरमिक्सिंग नहीं होती है।
no intermixing of unit factor in heterozygous condition, in heterozygous condition, and during gamete formation, and during gamete formation they are separated in 100% प्योर फॉर्म। इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। और तीसरा लॉ इसने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड था, और ये डायहाइब्रिड क्रॉस में ये बताया गया था, ये लगभग सेग्रीगेशन वाली लॉ ही है, लेकिन सेग्रीगेशन में एक कैरेक्टर की ये दो एलील इंटरमिक्स नहीं होती है, ये बोला गया था। जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये बोला जाता है कि दो अलग अलग कैरेक्टर के यूनिट फैक्टर इंटरमिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब ए बी के साथ मिक्स नहीं होगा, और गैमिट बनने के समय प्योर फॉर्म में असॉर्ट मतलब छांटा जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे टू यूनिट फैक्टर ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर, सेम नहीं, टू डिफरेंट कैरेक्टर आर नॉट इंटरमिक्स्ड। और बाकी आगे की लाइन वही लिखेंगे कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दे आर सेपरेटेड, ए और बी 100% एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी, यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने यहां पर तीन लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस दो पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक पोस्टुलेट के ऊपर, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी एक ही पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड था। पोस्टुलेट का मतलब होता है बार बार एक्सपेरिमेंट में सेम रिजल्ट आ जाए तो वो मान लिया जाता है, तो मान लिया गया स्टेटमेंट को हम बोलेंगे पोस्टुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डिड टी.एच. मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन? तो इसके 3-4 इंपॉर्टेंट कारण हैं। एक तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें बहुत सारी होती है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कि एक कैरेक्टर की दो अल्टरनेट फॉर्म होती है, दो ट्रेट होती है। जैसे आई कलर रेड था या वाइट था, विंग की साइज नॉर्मल थी या मिनिएचर थी, बॉडी कलर ब्राउन था या येलो था। तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोल देते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और ये बहुत सारी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें भी थी। इसके अलावा इसकी लाइफ स्पैन छोटी थी, शॉर्ट लाइफ स्पैन। तीसरा हम इसमें बोल सकते हैं कि मेल फीमेल इसमें सेपरेट था, सेपरेट मेल एंड फीमेल, जिससे कि लिंकेज फिनोमेना के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जा सका। मेल एंड फीमेल क्रॉसिंग कराना आसान था, एक छोटे से लैब में क्रॉस कराया जा सकता था। जैसे मेंडल ने पी प्लांट लिया था तो कम से कम
फील्ड चाहिए, खेत चाहिए उसे लगाने के लिए, इसे एक छोटे से लैब में बना के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इजी हाइब्रिडाइजेशन थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रेजेंट था इसमें, जिस कारण से टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को, और इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके लिंकेज फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज का मतलब होता है, ध्यान से समझना है, कि कोई एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होती है, चाहे आई कलर के लिए हो, बॉडी कलर के लिए हो, वो सारे जीन एक साथ रहने की टेंडेंसी रखे, अगले जनरेशन में पास होने की एक साथ टेंडेंसी रखे, तो इसी का नाम लिंकेज है। ये 100% मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन 50% से कम नहीं हो सकती है। ठीक है ना। लिंकेज नहीं, लिंकेज फेनोमेना जो हो सकती है 0 से 50% हो सकती है, जबकि रिकॉम्बिनेशन 50 से 100% के बीच में होगा। और यदि लिंकेज परसेंटेज किसी में ज्यादा है तो पेरेंटल टाइप के इंडिविजुअल ज्यादा बनेंगे। तो लिंकेज का मतलब हुआ एक ही तरीके के जीन एक साथ रहने की टेंडेंसी रखे। तो मैंने यहां डेफिनेशन लिख दिया है कि टेंडेंसी ऑफ जीन टू प्रेजेंट टुगेदर on same chromosome and inherited in the same form, in the same form। तब इसी कंडीशन को हम बोल देंगे लिंकेज। यदि लिंकेज की परसेंटेज ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर होने का चांस वहां कम हो जाता है, और 100% लिंकेज हो जाए तो क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल 0 हो जाएगी, नहीं होगी। और यदि लिंकेज रहे और लिंकेज की परसेंटेज 0 से 50 के बीच में हो जाए तो क्रॉसिंग ओवर फिर 50 से 100% के बीच में होता है। यही लिखा हुआ है, इफ लिंकेज इज प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब 100% प्रेजेंट, यदि हो जाए 100% बिटवीन द टू जीन, क्रॉसिंग ओवर फिर नहीं होगा वहां पर। और ठीक इसका उल्टा, कि यदि क्रॉसिंग ओवर हो गई है, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर हो गई है, तो यहां पर फिर लिंकेज होने का चांस कम से कम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जैसे टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था मेल ड्रोसोफिला लिया था ब्राउन बॉडी विथ रेड आई। इसकी क्रॉसिंग कराया था फीमेल ड्रोसोफिला के साथ, फीमेल ड्रोसोफिला येलो बॉडी विथ वाइट आई, और तब देखा था कि जो F2 जनरेशन में, पहले तो इससे F1 बनेगी और F1 की सेल्फिंग कराया जाएगा, तो इससे जो F2 जनरेशन बनेगा, F1 की सेल्फिंग कराई गई तो इससे जो F2 बना, इसमें लगभग 98.7% तक पेरेंटल टाइप देखे गए थे। 98.7% तक पेरेंटल इंडिविजुअल मिला था, जबकि सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेंट मिले। इसका मतलब हुआ कि जो मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस की 9331 रेशियो दी थी, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं हुई। और लिंकेज का मतलब वो जीन एक साथ रहने की टेंडेंसी रखता है अगले जनरेशन में पास होने की, तो क्रॉसिंग ओवर यहां पे नहीं होती है, इसलिए 9331 रेशियो यहां पे नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया लिंकेज।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है इन्हें डायहाइब्रिड क्रॉस व्हाइट आई येलो बॉडी ड्रोसोफिला क्रॉस्ड विथ रेड आई एंड ब्राउन बॉडी प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन 1.3 रिकॉम्बिनेंट। अभी जो बात कर रहे थे बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 98.7% पेरेंटल टाइप प्रोजेनी यहां पे प्रोड्यूस हो गई। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉर्गन डेविएटेड फ्रॉम मेंडेलियन F2 फिनोटिपिक डायहाइब्रिड। एक्सप्लेन गिविंग रीजन। तो रीजन इसका यही है कि लिंकेज की वजह से जीन की सेपरेशन नहीं हो पाई, क्रॉसिंग ओवर इसमें नहीं हो पाया। ठीक है, और यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया तो रिकॉम्बिनेंट बनने का चांस यहां पे बहुत कम हो गया, और इस कारण से जो रिकॉम्बिनेंट टाइप बनी F2 जनरेशन में वो 1.3% बनी। ठीक है, तो ये है यहां पे इसका रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट where two different dominant allele of trait express themselves simultaneously in the progeny. Name the kind of inheritance pattern. एक बार क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ लेता हूं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट where two different dominant allele of a trait express themselves simultaneously in progeny. Yes, ये ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि दो डिफरेंट टाइप की एलील जैसे IA है, ये दोनों के दोनों एक्सप्रेसिव हो गए, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज नोन एज डोमिनेंस कंडीशन। ठीक है, नेम द काइंड ऑफ प्रोजेनी। तो ब्लड ग्रुप वाली अभी एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे थे कि जब कभी भी मल्टीपल एलिलिज्म होती है तो उसमें 3 और मोर देन 3 टाइप के एलील्स हो जाते हैं। ब्लड ग्रुप में उस 3 में से 2 डोमिनेंट एलील होती है और वो दोनों एक साथ आ जाए तो कोडोमिनेंस ऐसे कंडीशन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी तुरंत समझाया, दो अलग अलग कैरेक्टर की यदि जीन एक साथ रहे और वो इंटरमिक्स ना हो तो ऐसे कंडीशन को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करता है। ये डायहाइब्रिड क्रॉस से ही एक्सप्लेन हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ए क्रॉस वाज कैरिड आउट बिटवीन पी प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर राउंड एंड येलो। तो राउंड के लिए कंडीशन मान लेते हैं कैपिटल R स्मॉल r, और येलो के लिए कैपिटल Y स्मॉल y, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन बोला जा रहा है। ए क्रॉस वाज कैरिड आउट बिटवीन पी प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर राउंड एंड येलो सीड विथ पी प्लांट having wrinkled कंडीशन रिसेसिव वाली कंडीशन होती है और ग्रीन कलर भी रिसेसिव होती है। तो मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है? रिसेसिव होमोजाइगस से यदि क्रॉस करा दिया जाए F1 हाइब्रिड की तो रेशियो इक्वल हो जाती है अगले जनरेशन में। तो ये एक तरीके से टेस्ट क्रॉस है। थियोरेटिकली ही देख के इसको बताया जा सकता है कि ऐसी कंडीशन टेस्ट क्रॉस वाली होती है। तो जो भी इंडिविजुअल बनेंगे, चूंकि डायहाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें 4 डिफरेंट इंडिविजुअल 1:1:1:1 के रेशियो में मिलेगा। अब इसमें पढ़ लेते हैं। सो द क्रॉस इन पनेट स्क्वायर में क्रॉस करके बताया रहना है यहां पर। तो देखो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसके 4 गैमीट बनेंगे और वो 4 गैमीट होगी कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, और इससे क्रॉस करा दिया जाए इसकी गैमीट को तो इसकी एक ही गैमीट होगी स्मॉल r स्मॉल y। तो यहां से जो जीनोटाइप हमारे पास मिल गया
राउंड और येलो वाला वो एक हो गया। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये हो गया राउंड एंड ग्रीन। स्मॉल आर रिंकल्ड हो गए और कैपिटल वाई येलो कलर हो गया। और ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई ये हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये सारे एक एक के रेशियो में हमें मिले। यही पनेट स्क्वायर में हमने ये बना के दिखा दिया। और जो हमने इसकी कैरेक्टर बोली क्या क्या है, ये है राउंड एंड येलो, ये है राउंड एंड ग्रीन, ये वाला है रिंकल्ड और येलो, और ये है रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये सारे 1:1:1 के रेशियो में मिल रहे हैं। राइट द फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी इन दिस क्रॉस, ये मैंने लिख दिया। व्हाट दिस क्रॉस इज नोन एज, तो इसका आंसर हो गया टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस मतलब टेस्ट क्रॉस, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टेट द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग सच क्रॉस। मैंने इसकी एप्लीकेशन बताई थी, सिग्निफिकेंस, कि किसी भी प्लांट में यदि हमें उसकी जीनोटाइप देखनी है तो जीनोटाइप देखने के लिए हम ये टेस्ट क्रॉस कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट वाई बी द जीनोटिपिक सिंबल फॉर डोमिनेंट येलो सीड कलर एंड सिंबल आर फॉर डोमिनेंट राउंड शेप ऑफ सीड एंड सिंबल स्मॉल आर फॉर wrinkled seed shape in garden P। recessive, ये वाला है recessive, wrinkled seed shape garden P। using this symbol explain the Mendel's law of independent assortment। तो अभी डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोग करे थे, उस डायहाइब्रिड क्रॉस में हमें बताना है कि यदि प्योर वाला प्लांट जैसे कैपिटल वाई मतलब राउंड एंड येलो शेप का लिया गया है, प्योर वाला प्लांट स्मॉल आर रिंकल्ड और स्मॉल वाई ग्रीन प्लांट को, तो F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन में राउंड और येलो यहां पे मिलेगा। यदि इसकी गैमीट की बात कर ले तो यहां पे कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट बनेंगे। और इसे यदि पनेट स्क्वायर में हम दिखा लें तो पनेट स्क्वायर में टोटल इस तरीके से 16 प्लांट होंगे। तो ये जो यहां पर राउंड और येलो, राउंड एंड येलो से हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स अगले जनरेशन में मिल गए हैं। ये 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट मिलने का रीजन यही बोलेंगे हम लोग कि यहां पर आर वाली जीन वाई वाले जीन से इंडिपेंडेंट है। जब गैमीट की फॉर्मेशन होने लगती है तो गैमीट इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वाई अपना अलग काम करेगा, आर अपना अलग काम करेगा, रहेगा दोनों साथ में, इंटरमिक्स नहीं होगी। 2 अलग अलग कैरेक्टर के 2 अलग अलग टाइप के एलील आपस में इंटरमिक्स नहीं करेंगे। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यही यहां पे एक्सप्लेन करना है, जो पहले भी कर चुके थे हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाउ इज सेक्स डिटरमिन्ड इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के केस में 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक का नाम है ऑटोसोम और एक का नाम है एलोसोम। एलोसोम को ही सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। और ह्यूमन के केस में जो ह्यूमन मेल है इसमें
ऑटोजोम की 2 सेट और सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप के होते हैं एक्स वाई कंडीशन में। सेक्स क्रोमोसोम एक्चुअली ह्यूमन के केस में डिफरेंट टाइप के देखे गए हैं, मेल में अलग अलग होता है, लेकिन ह्यूमन फीमेल की बात कर ले तो ह्यूमन फीमेल इज होमोमॉर्फिक और होमोगैमेटिक इन नेचर। ह्यूमन फीमेल जिसमें 2a प्लस XX ये यहां पर हो जाता है, सिमिलर टाइप के गैमिट की फॉर्मेशन करता है। कैपिटल ए के साथ X दोनों गैमिट में बनेगी, लेकिन यहां जब गैमिट की फॉर्मेशन होती है तो एक ऑटोजोम के साथ X और दूसरे ऑटोजोम के साथ Y वाला सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो यही हो गया कि ह्यूमन में किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स एंड हनी बी। यस, बर्ड्स के केस में जैसे ह्यूमन के मेल के केस में डिफरेंट टाइप के गैमिट बने हैं, तो ऐसे कंडीशन का नाम है हेटेरोमॉर्फिक या हेटेरोगैमेटिक। जबकि फीमेल जो होती है सिमिलर गैमिट बनाते हैं, इसलिए इसका नाम है होमोमॉर्फिक। इन केस ऑफ बर्ड्स जो मेल होता है इट इज होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक, और इस कारण से यहां पर गैमिट दोनों सेम बनेंगे, इसलिए इसको एक्स से रिप्रेजेंट नहीं करके जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है इन केस ऑफ बर्ड्स। बट इन केस ऑफ बर्ड में जो फीमेल होती है ये हेटेरोमॉर्फिक हो जाती है, हेटेरोमॉर्फिक। और अब इस कारण से यहां पर डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम को जेड और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बर्ड से इस तरीके से डिफरेंट है। और हनी बी, यदि हनी बी की बात कर लें तो हनी बी के केस में, हनी बी के केस में 3 डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल प्रेजेंट है हनी कॉम्ब में। एक मेल को ड्रोन कहा जाता है, मेल को ड्रोन कहते हैं, जो फर्टाइल होता है, फर्टाइल होती है और ये प्रोड्यूस कर सकता है स्पर्म, इट कैन प्रोड्यूस स्पर्म। क्वीन होती है फीमेल, फीमेल, और ये भी फर्टाइल होती है, मतलब ये एग प्रोड्यूस कर सकती है। ड्रोन जो होता है ये हैप्लॉइड नेचर का होता है, जबकि क्वीन डिप्लॉइड होती है, फर्टाइल और डिप्लॉइड होती है। और एक फीमेल होती है जो स्टेराइल होती है, इसका नाम है वर्कर, वर्कर। ये भी होती तो डिप्लॉइड है, होती तो फीमेल है, बट ये एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, स्टेराइल फीमेल होती है। तो हैप्लॉइड यदि है और क्वीन से यदि हम एग की बात कर लें तो एग यहां पर जो गैमीट से फ्यूज करेगा तो वो तो डिप्लॉइड हो जाएगा। तो बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, पार्थेनोजेनेसिस जिसको बोलते हैं हम लोग कि यदि कोई एग बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में डेवलप कर जाए तो इसी प्रोसेस का नाम है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस से ड्रोन की फॉर्मेशन यहां पर हो जाती है। जबकि जो यहां से एग बनता है वो एग यदि फ्यूज कर जाए फर्टाइल फीमेल से, जैसे एग बन गया, और एग यदि फ्यूज कर जाए स्पर्म से, एग और स्पर्म की फ्यूजन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगी, तो कभी भी इससे मेल बन ही नहीं सकता है, इससे हमेशा या तो क्वीन या वर्कर बनेगी। अब ये डिसाइड कैसे होगा, तो ये बनेगी तो फीमेल। सबसे पहले जिस फीमेल को रॉयल जेली मिलेगा, रॉयल जेली जो भी फीमेल पहले कंज्यूम करेगी वो क्वीन की फॉर्मेशन
कर लेगी, और इसके अलावा जो भी फीमेल है वो वर्कर होगी, वो पॉलन कलेक्ट करने का काम करती है। तो इस तरीके से हनी बी की सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट हो जाती है ह्यूमन या बर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेल हेट्रोगैमिटी एंड फीमेल हेट्रोगैमिटी विथ वन एग्जाम्पल। अभी तुरंत एग्जाम्पल हम लोग इसका समझे हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन, जो यहां पर मेल होता है वो 2a प्लस एक्स वाई क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है। इस कारण से इसके दो गैमिट बन गए, a प्लस एक्स और a प्लस वाई। तो इसलिए इसको बोल दिए मेल हेट्रोगैमिटी। दिस इज मेल हेट्रोगैमिटी। और फीमेल हेट्रोगैमिटी अभी तुरंत पढ़े हम लोग, बर्ड्स में होती है। बर्ड्स में फीमेल के केस में 2a प्लस ZW कंडीशन होती है, यानी यहां पर जो दो गैमिट बने a प्लस जेड और a प्लस डब्ल्यू, तो यहां पे फीमेल हो गई है हेट्रोगैमिटी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए मेल फ्रूट फ्लाई एंड फीमेल फाउल, मतलब बर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, फीमेल बर्ड आर हेट्रोगैमेटिक व्हाइल फीमेल फ्रूट फ्लाई एंड मेल फाउल आर होमोगैमेटिक। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं हम लोग। फ्रूट फ्लाई के केस में, ड्रोसोफिला के केस में बिल्कुल ह्यूमन वाली कंडीशन होती है कि जो इसका मेल होता है ये हेट्रोगैमेटिक होती है, हेट्रोगैमेटिक। इसलिए ऐसे कंडीशन में हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 2a प्लस एक्स वाई से। लेकिन बर्ड्स के केस में, फीमेल फाउल की बात हो रही है, बर्ड्स के केस में जो फीमेल है ये हेट्रोगैमेटिक हो जाता है, हेट्रोगैमेटिक। तो यहां पर जब रिप्रेजेंट करते हैं हेट्रोगैमेटिक कंडीशन को, तो ZW से रिप्रेजेंट किया जाता है सेक्स क्रोमोसोम को। तो A प्लस जेड एक गैमिट बन गई, दूसरी गैमिट बन गई A प्लस डब्ल्यू। तो डिफरेंट टाइप के गैमिट बने तो हेट्रोगैमेटिक या हेट्रोमॉर्फिक, और सिमिलर टाइप के गैमिट बने तो होमोमॉर्फिक या होमोगैमेटिक कंडीशन कहते हैं। तो ये हो गया मेल फ्रूट फ्लाई और फीमेल फाउल, दोनों की हेट्रोगैमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है। जबकि यहां पर फीमेल फ्रूट फ्लाई की बात कर लें, फीमेल की बात कर लें तो फीमेल के केस में होमोगैमेटिक कंडीशन है, होमोगैमेटिक मतलब 2a प्लस XX। और मेल बर्ड्स की बात कर लें तो इसमें होमोगैमेटिक कंडीशन है, होमोगैमेटिक उल्टा हो जाता है, गैमेटिक। और यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं 2a प्लस ZZ से। ठीक है, तो रीजन हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सेल डिवीजन इन्वॉल्व्ड इन गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट सेम टाइप इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जस्टिफाई। जैसे अभी हम बात कर रहे थे इन केस ऑफ हनी बी, हनी बी के केस में जो ड्रोन होता है, जो मेल है, जो हैप्लॉइड है, तो इसमें माइटोसिस प्रोसेस होती है गैमिट फॉर्मेशन में, अलग है बिल्कुल। नॉर्मल कंडीशन में मियोसिस के थ्रू गैमिट बनती है, बट इन केस ऑफ ड्रोन माइटोसिस गैमिट की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है,
जबकि फीमेल के केस में, हनी बी के केस में ही जो क्वीन होती है, फीमेल है और ये डिप्लॉयड है, तो यहां से जो एग की प्रोसेस होती है, गैमीट बनने की प्रोसेस, ये है मेल गैमीट, और फीमेल गैमीट मियोसिस से हो जाता है, मियोसिस से हो जाता है, और यहां से फीमेल गैमीट मतलब एग की फॉर्मेशन हो जाती है, फीमेल गैमीट। तो दो अलग अलग सेल डिवीजन के टाइप से गैमीट की फॉर्मेशन यहां पे हनी बी में होती है, बट ह्यूमन के केस में मेल गैमीट हो फीमेल गैमीट हो, दोनों मियोसिस से होता है। ठीक है, the cell division involved in gamete formation is not same type in different organism, justify, ये आंसर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why are color blindness and thalassemia categorized as मेंडेलियन डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब होता है कि यदि कोई डिसऑर्डर जीन म्यूटेशन के कारण हो रही हो, मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब है कि डिसऑर्डर ड्यू टू जीन म्यूटेशन, और ये दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन रिसेसिव कंडीशन में होती है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिसेसिव एलील, रिसेसिव जीन प्रेजेंट होती है एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, जबकि थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के लिए रिसेसिव जीन प्रेजेंट होती है ऑटोसोम के ऊपर, ऑटोसोम, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल जीन 12th क्रोमोसोम और 16th क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है इन रिसेसिव कंडीशन। तो क्वेश्चन है, व्हाई आर कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसेमिया कैटेगराइज्ड इन मेंडेलियन डिसऑर्डर? राइट द पीपल सफरिंग फ्रॉम them. About 8% of human population suffer from color blindness, whereas only 0.4% of human population suffer from this disease. Write the explanation. So how it is possible? ये मैंने बता दिया कंडीशन में। In case of thalassemia, तो थैलेसेमिया के केस में 3 डिफरेंट टाइप की थैलेसेमिया होती है, जो हीमोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा टाइप भी थोड़ी सी 3% में प्रेजेंट होती है। यदि इसके अमाउंट में कमी आ जाए तो इसी का नाम है थैलेसेमिया। इसलिए थैलेसेमिया अल्फा टाइप, बीटा टाइप और डेल्टा टाइप, डी टाइप की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। A child suffering from thalassemia is born to normal couple, but the mother is being blamed by the family for delivery a sick baby. What is thalassemia? अभी तुरंत समझाए थे। थैलेसेमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन ऑटोसोम पर होती है, तो ऑटोसोम मेल में भी होता है, फीमेल में भी होती है, तो दोनों रेस्पॉन्सिबल है, अकेला फीमेल रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है। ठीक है। और थैलेसेमिया में होता क्या है? तो थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन अल्फा टाइप, ए टाइप पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस कम हो जाए तो अल्फा थैलेसेमिया, और बी टाइप पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस कम हो जाए तो बी टाइप के थैलेसेमिया कहलाते हैं। और डेल्टा टाइप भी थोड़ा सा 3% में प्रेजेंट होती है, तो डेल्टा टाइप की थैलेसेमिया। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू काउंसिल द फैमिली नॉट टू ब्लेम द मदर फॉर डिलीवरिंग ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम? अभी तुरंत एक्सप्लेन किए कि रेस्पॉन्सिबल जीन ऑटोसोम पर है, वो मेल में भी है, फीमेल में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज थैलेसेमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया? तो जो सिकल सेल एनीमिया होती है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जीन भी ऑटोसोम रिसेसिव कंडीशन में होती है। ऑटोसोम
रिसेसिव कंडीशन में है। ये 12th क्रोमोसोम पर है, 12th क्रोमोसोम पर है। और यहां पर आरबीसी सिकल सेप की हो जाती है, सिकल सेप आरबीसी, और इस कारण से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है। कब कब होगी सिकल सेप की? जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में जीन प्रेजेंट हो, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में जीन प्रेजेंट हो, तब ऐसी कंडीशन होती है। और यहां पर नॉर्मल कंडीशन में बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में इसके 6 प्लेस पर जो अमीनो एसिड होती है नॉर्मल कंडीशन में, वो ग्लूटामिक एसिड होती है, ग्लूटामिक एसिड। और ये रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय वैलीन। और ये सब क्यों होता है? तो जीन म्यूटेशन के कारण। यहां पर एडेनाइन थाइमीन ये रिवर्ट हो जाता है, डीएनए के अंदर रिवर्ट हो जाती है, जिससे जो सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की बदल जाएगी। और सीक्वेंस यदि बदल जाए जीन की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इसी का नाम है जीन म्यूटेशन। थैलेसीमिया के बारे में मैंने बता दिया है कि जो बीटा और अल्फा और डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसकी अमाउंट धीरे 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 कम होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया। कर लिए हम लोग, मतलब ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिर से यहां पे रिपीट हो गया है, सिकल सेल एनीमिया इज ए रिजल्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का ही दूसरा नाम है पॉइंट म्यूटेशन, जिसको बोला जाता है चेंज इन नेचर, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ जीन इन ए क्रोमोसोम, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नॉट जीन। फिर से मैं बता रहा हूं, चेंज इन नेचर, नंबर, लिख देता हूं मैं, चेंज इन नेचर, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इन ए जीन। तो इसी का नाम है जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, इसी को बोल देते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और सिकल सेल एनीमिया क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जी ए जी, यहां पर है सी टी जी, ये वाला म्यूटेशन के कारण बदल जाती है। और यहां से जी वाला तो ठीक रहता है, लेकिन ए की जगह टी और टी की जगह ए आ जाती है, और यही म्यूटेशन कॉज कर देता है। और इसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस कर देता है ग्लूटामिक एसिड को वैलीन, एमिनो एसिड वैलीन। आगे क्वेश्चन, एक्सप्लेन, राइट द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट who have produced a sickle cell anemia offspring। तो जीनोटाइप यही होगी उसकी। एक मिनट, सिकल सेल एनीमिया इज a result of point mutation। Explain, write the genotype of both parent who have produced a sickle cell anemia offspring। तो जीनोटाइप यहाँ हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में होनी चाहिए, जैसे HBS या नॉर्मल कंडीशन वाली जीन है मान लेते हैं, और दूसरी है रिसेसिव, तो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन हो गई। और यदि दूसरे ऑफस्प्रिंग भी ऐसे ही हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में हो गए, HBN HBS, और इसकी सेल्फिंग करा दी जाए, तो यहां से चांस बन जाता है HBS HBS की, और फिर यही वाला सिकल सेल एनीमिया वाली होगी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, और ऐसे ऑफस्प्रिंग की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए मेडिकल इन्वेस्टिगेशन an infant was found to possess an extra chromosome 21st। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक हो जाए तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं ट्राइजोमी, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम यदि हो जाए तो इसे बोला जाता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम।
तो डिसऑर्डर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हम लोग थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और अभी कर लिए है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाता है, शॉर्ट स्टेचर्ड के पर्सन हो जाते हैं, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो जाती है, पार्शियली ओपन माउथ, राउंड फेस, इस तरीके के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द सिम्टम्स, जो मैंने बोला ये सारा पॉइंट लिख देना है। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव थैलेसीमिया भी हो गया, सिकल सेल एनीमिया भी हो गया। एक्सप्लेन इट्स पैटर्न विद द हेल्प ऑफ क्रॉस। तो अभी तुरंत हम लोग यहां पर जैसे कर रहे थे सिकल सेल एनीमिया वाला क्रॉस, किस तरीके की क्रॉसिंग यदि हो जाए तो यहां पर दो डिफरेंट टाइप के गैमिट में से एक कंडीशन ऐसे डेवलप हो जाएगी, एक कंडीशन होगा कि दोनों नॉर्मल बन गया HBN, और एक कंडीशन डेवलप हो गई कि HBN और HBS। ये तीन कंडीशन में डेवलप हो जाएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह। इसकी नंबर 2 होगी, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, ये तो हो गया। व्हाट इज हीमोफीलिया? हीमोफीलिया को ब्लीडर सिंड्रोम भी कहते हैं। ब्लीडर सिंड्रोम, ब्लीडर सिंड्रोम, इसको रॉयल डिजीज ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। रॉयल डिजीज ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड के रॉयल फैमिली में नोटिस किया गया था कि जो मेल है एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है, कि किसी भी कारण से थोड़ा भी कट मार्क हो जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने के कारण डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसको ब्लीडर सिंड्रोम भी कहते हैं। तो यदि इस तरीके की डिसऑर्डर हो जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो तो हम हीमोफीलिया बोलते हैं। और हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है और ये भी रिसेसिव कंडीशन में जीन प्रेजेंट होती है। रिसेसिव कंडीशन में जीन होती है और इसको क्रॉस करके जैसे बताना है तो हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन यदि डोमिनेंट वाले को H मान लिया जाए और रिसेसिव वाले को स्मॉल h, तो इसकी सेल्फिंग कराने से यहां पे 2 गैमिट बन गई, H स्मॉल h। सिंबल हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं, स्मॉल h। तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में यदि हो जाए तो इसी को हीमोफीलिया होगा। हीमोफीलिया होगा क्योंकि रिसेसिव कंडीशन में है। तो यदि यहां पर हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में हो तो कैपिटल H इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा और ऐसे पर्सन की डेथ हो जाएगी जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइल कीटोन यूरिया। तो फिनाइल कीटोन यूरिया एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें एंजाइम जो फिनाइल कीटोन फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम स्टॉप हो जाती है सिंथेसिस और इसकी वजह से जो फिनाइल एलानीन है जो नॉर्मल कंडीशन में टायरोसिन में बदलना चाहिए ये नहीं बदल पाती है और फिनाइल एलानीन एक दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करके फिनाइल पायरुवेट बना देता है। फिनाइल पायरुवेट, पायरुवेट। और यदि ये हमारे ब्रेन या नर्वस टिश्यू में जमा हो जाए तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, जॉइंट्स में जमा हो जाए तो अर्थराइटिस हो जाती है। तो ये यदि एंजाइम के कमी के कारण डिसऑर्डर हो तो इसी को हम बोल देते हैं मेटाबॉलिक इनबॉर्न डिसऑर्डर। तो सिम्टम इसकी हमने अभी बता दिया कि जो मेंटल रिटार्डेशन होगी और जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे है
नेक्स्ट क्वेश्चन में नेम द काइंड ऑफ डिजीज दैट आर लाइकली टू अकर इन ह्यूमन इफ म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर एंजाइम, अभी तुरंत एक्सप्लेन किए थे, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाए तो फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाती है, फिनाइल कीटोन यूरिया। नेक्स्ट है वन सेक्स क्रोमोसोम इज लेस, तो मोनोजोमी क्रिएट हो जाएगी इससे, मोनोजोमी से, जैसे टर्नर सिंड्रम, टर्नर सिंड्रम फीमेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम की मोनोजोमी हो जाती है जिससे कि टर्नर सिंड्रोम हो जाती है। द कैरियोटाइप इज XYY, ये ट्राइजोमी कंडीशन हो गई है, ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो ये क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम डेवलप कर देता है मेल के केस में, क्लिनीफेल्टर्स सिंड्रोम। और है मेंशन द सिम्टम ऑफ अबव डिजीज, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में टॉल स्ट्रेचर्ड पर्सन हो जाएगी, लॉन्ग लेग हो जाएगी, स्पार्स बॉडी हेयर हो जाएंगे, जो टेस्टीज होगी रूडिमेंट्री होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो जाएगी जिससे स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाती है, गायनोकोमेस्टिया कंडीशन हो जाता है, का मतलब ये हो गया कि मेल के केस में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है। ये सारे इसके सिम्टम्स हो गए, ठीक है, बाकी सबके सिम्टम मैंने बता रखा है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इतना यदि कर लिया जाए तो हम इसके बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं बोर्ड में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक पेडिग्री एनालिसिस, इनका मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्वेश्चन आपको सॉल्व कर पाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।